चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम थेराप्यूटिक इफेक्ट्स जो है वो पढ़ रहे थे फैराडे करंट के। आज हम आगे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं टेक्निक्स को कि हमने ये अप्लाई किस तरह से करना है और उससे पहले क्या क्या चीजें जो है वो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात माइंड में रखिएगा कि जैसे पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं वो सम वर्ड मोर और लेस मिलते जुलते हैं फैराडे करंट के और साइनोसॉइडल करंट के। साइनोसॉइडल क्या होता है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसके मोस्टली जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं ये सेम है। और इसी तरह से इन दोनों करंट्स की जो टेक्निक है एप्लीकेशन की एज इन ट्रीटमेंट वो भी मिलती जुलती है। ठीक है, तो हम ये दोनों चीजें एक साथ ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट में जब हम आगे साइनोसॉइडल पढ़ेंगे तो जस्ट हम उसके करंट की जो प्रॉपर्टीज हैं और ये क्या होता है कैसे है उस चीजों को डिस्कस कर लेंगे। बाकी चीजें क्या है फैराडे को साइनोसॉइडल की मिलती जुलती चीजें सेम है, सिमिलर है। अब इसमें टेक्निक्स में क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो अपरेटस है उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। देन हमें ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंट को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीजें होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इलेक्ट्रोड्स की पोजीशनिंग किस तरह की होनी चाहिए स्टिमुलेशन देते वक्त, और जो हमने करंट को फिर अप्लाई करना है वो क्या होगा, उसकी ड्यूरेशन वगैरह क्या होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ apparatus. An electronic stimulator with automatic surger is used. सर्जर कहते हैं जो आपके करंट को जो है वो मॉडिफाई कर रहा हो। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको समवट मॉडिफाई कर रहा हो। किस तरह से कि आपके प्रॉपरली जो है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो फेज है उसको एक रेगुलराइज कर रहा हो। लाइक कितनी देर के लिए जो है वो आपने स्टिमुलेट करना है मसल को, और फिर उसके बाद मसल की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और फिर उसको रिलैक्सेशन फेज के अंदर लेके जाना है। पहले मैंने आपको बताया था कि जो पुराने हमारे पास अपरेटस होते थे उसमें ये मैनुअल सर्जर हुआ करता होता था, और अभी भी कुछ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं स्मार्ट ब्रिस्टो फैराडे कॉइल। प्रॉपर्टीज सेम है, उसका इफेक्ट सेम है, सिर्फ उसमें फर्क क्या है कि जो ये स्मार्ट ब्रिस्टो फैराडे कॉइल है ना इसके अंदर ऑटोमेटिक सर्जर नहीं है। वो कॉइल के थ्रू जो है वो क्या करना पड़ता है, खुद से इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, इसकी ऑल्टरनेट करना पड़ता है। किस तरह से कि जी आपका ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज था, उसके बाद फिर रिलैक्सेशन का फेज खुद लेके आना पड़ता है, और वो डिफरेंट उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो खुद करनी पड़ती है। बट अब जो है वो ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट्स हैं, छोटे से इक्विपमेंट्स आते हैं, उसी के अंदर सारा कुछ अवेलेबल होता है। सर्जर भी उसके अंदर ऑटोमेटिक होता है, वो आप बस उसको मोड सेट करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट आपने बतानी है और बाकी सारा काम जो है वो आपको उस मशीन ने, जो आपका स्टिमुलेटर है इलेक्ट्रॉनिक, उसने करके देना। तो बहरहाल उस जो भी आप यूज कर रहे हैं, आइदर ऑटोमेटिक सर्जर है चाहे आपका जो ये ब्रिस्टो स्मार्ट ब्रिस्टो फैराडे कॉइल है, प्रॉपर्टी सेम ही है, इफेक्ट उसका सेम ही आएगा। आपने करना क्या है, जो भी अपरेटस है आपके पास, आपने सबसे पहले टेस्ट करना है अपरेटस को बाय अटैचिंग द लीड्स एंड इलेक्ट्रोड्स टू द टर्मिनल। आपने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए टर्मिनल के साथ, और आपने उनको क्या करना है, अपने हाथ के अंदर होल्ड करना है इलेक्ट्रोड्स को, और आपने इंटेंसिटी बढ़ानी है और आप उसको जो है वो ऑन करेंगे अपरेटस को अंटिल आपको जो है वो माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन जो है वो फील होना शुरू हो जाए और आपको कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपने हाथ के ऊपर फील होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसका फायदा क्या है, ये आप एक तरह से चेक कर रहे हैं कि आइदर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट के लिए ये ठीक रहेगा। सेकेंडली आपको खुद भी पता हो कि ये किस किस्म की जो है वो फील दे रहा है। आपको पता नहीं है कि इसकी प्रिकलिंग काइंड ऑफ सेंसेशन है, और पेशेंट जो है वो पहली दफा आपने उसके ऊपर अप्लाई किया है, और आपने उसको भी, जाहिर सी बात है जब आपको नहीं पता तो आपने उसको भी नहीं समझाया होगा कि ये किस किस्म की सेंसेशन होगी। पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि जी मुझे ये चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभ रहा है, चुभ रहा है, और आप शायद परेशान हो जाए कि ये पता नहीं क्या है, अपरेटिस ठीक नहीं है, या पता नहीं क्या सीन। तो एटलीस्ट आपको खुद भी पता हो कि ये किस किस्म की अपरेटस जो है उसकी किस किस्म की फील आती है, तो ये आपने खुद महसूस जरूर करना है। एक ओवरऑल जनरल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी, और दूसरा ये कि जब आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको आइडिया हो कि एवरीथिंग इज ओके। तो अंटिल माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन जब तक आपको नहीं फील होती तब तक आपने उसको जो है वो अपने हाथ में होल्ड करके रखना है।
उसके बाद क्या है कि ये इसमें हमारे पास ना 2 इलेक्ट्रोड होते हैं अपरेटस के अंदर। एक हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिससे हमने मसल्स की स्टिमुलेशन लेनी है, जिसको हमने मोटर पॉइंट्स के ऊपर रखना है और उससे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हमने लेनी है। दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, या आप उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, या नेगेटिव तो खैर हम नहीं कहेंगे, उसको हम जीरो इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। जीरो इलेक्ट्रोड या इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बेसिकली क्यों होता है, ये बेसिकली आपके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए है, ठीक है ना। जब तक दूसरा इलेक्ट्रोड हम नहीं रखेंगे तब तक आपका सर्किट तो कंप्लीट नहीं होगा, तो ये बेसिकली आपका सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो है वो यूज होता है। अब इलेक्ट्रोड जो है, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो क्या है कि वो डिस्क टाइप होता है, उसकी जो शेप है, or a linked pad with a flat pad electrode. Electrode should consist of 8 layers of lint. ठीक है, layers हैं ये, so to improve contact with tissues and to absorb any chemicals which might be formed, ताकि जो lint है वो आपके पेशेंट की स्किन के ऊपर जो केमिकल्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो lint उसको एब्जॉर्ब करे, डायरेक्टली वो आपके इलेक्ट्रोड तक जो है वो केमिकल्स ना पहुंचे, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रोड उससे क्या होगा, खराब हो जाएगा। The pad and the lint covering the disc electrode are soaked in 1% saline. अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि वाई सलाइन। देखें, हमारी जो स्किन है ना, जो ड्राई स्किन है, वो करंट को रेजिस्टेंस देती है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस देती है उसको पास आउट होने के लिए वहां से। अब हमारा तो काम ही, ट्रीटमेंट ही हमने करंट के थ्रू ही करना है, हमने करंट को पास कराना है। अब क्या करें, अगर स्किन रेजिस्ट कर रही है तो फिर हमें उसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जो उसके रेजिस्टेंस को कम कर सके। सेकेंडली, आपके जो स्किन है, ड्राई स्किन, उसके ऊपर आयंस जो हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो पैड्स हैं उनको हम 1% सलाइन वाटर जो है उसके अंदर डिप करते हैं, ताकि जब हम उसको स्किन के साथ अटैच करें, उसके ऊपर लगाएं, तो वो जो आपकी स्किन की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। सेकेंडली, हम इसको, ये बात यहाँ पे माइंड में आ सकती है कि अगर क्योंकि वाटर जो है आपको पता है अच्छा डाइपोल है, वो अच्छा कंडक्टर है, उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्ट हो जाएगी, वहां से पास हो जाएगा। सवाल ये आता है कि अगर वाटर ही लगाना है तो हम टैप वाटर क्यों नहीं यूज कर लेते, ये जो आम हमारे पानी हम पीते हैं वो वाला पानी क्यों नहीं, हम वाई सलाइन वाटर। उसकी रीजन ये है, याद रखिएगा कि सलाइन वाटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं एज कम्पेयर टू आपका जो नॉर्मल टैप वाटर है। इलेक्ट्रोलाइट्स की और जो मिनरल्स हैं या वो जो आयंस हैं उसकी प्रेजेंस अगेन आपकी स्किन की रेजिस्टेंस को कम करने में अच्छी रहती है। सेकेंडली, वाटर की अपनी भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, हर मटेरियल चाहे वो जितना मर्जी अच्छा कंडक्टर है उसकी एक रेजिस्टेंस होती है। तो आयंस की प्रेजेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस आपके जो करंट का फ्लो है उसको अच्छा करती है, उसको रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाती है, अच्छा करंट वहां से पास करता है। तो हम क्या करते हैं कि सेलाइन वाटर यूज करते हैं, ताकि एक तो हम स्किन की रेजिस्टेंस को कम कर सकें, सेकेंडली वाटर की इटसेल्फ जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस की प्रेजेंस की वजह से कम हो सके। अब ये वो अरेंजमेंट है जो काइंड ऑफ ये वो जो लेयर्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इस तरह से आपकी लेयर्स में जो है वो ये चीज प्रेजेंट होती है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, और अंदर आपका जो है वो इलेक्ट्रोड पड़ा होता है, और ये आपका छोटा सा इक्विपमेंट जो कि अब मॉडर्न आप कह सकते हैं। मैंने आपको पहले एक दफा पिक्चर दिखाई थी, वो पुराने जो है उसे स्टिमुलेटर्स है, ये आपके पोर्टेबल किस्म के स्टिमुलेटर्स हैं, आप उसको आसानी से जो है वो कैरी कर सकते हैं अपने हैंड बैग के अंदर भी, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। और पुराने वाले जो हैं जिन पे मैंने काम किया हुआ है वो आपको कह लें तो मेरा ख्याल है मैंने पिक्चर भी आपको एक दफा दिखाई थी। तो बहरहाल इसमें ये है आपके ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब आगे ये अपरेटिस तो हो गया, अब हमने पेशेंट को किस तरह से जो है वो ट्रीट करना है। क्लोथिंग शुड बी रिमूव्ड डेफिनेटली। जो आपने स्टिमुलेट करना है वो डायरेक्ट आपने स्किन को स्टिमुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड आपका स्किन के ऊपर लगेगा, आप ओवर क्लोथ्स जो है वो आप स्टिमुलेशन नहीं दे सकते। पेशेंट सपोर्टेड कंफर्टेबली, ये तो सीधी सी बात है। एक और चीज इसके अंदर पेशेंट सपोर्टेड कंफर्टेबली की बात ये है कि आपने पेशेंट को उस पोजीशन के अंदर रखना है जहां पे वो मूवमेंट आसानी से कर सके, क्योंकि फैराडिक एक इस तरह की स्टिमुलेशन है जिसमें आप जब मसल को स्टिमुलेट करते हैं तो साथ में आपने पेशेंट से एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन भी लेनी होती है, ये याद रखिएगा।
ये क्यों लेनी होती? क्योंकि ये इनर्वेटेड मसल्स हैं, डीनर्वेटेड नहीं है। अब मूवमेंट हमने लेनी है तो आपके पेशेंट की जो भी पर्टिकुलर एरिया को आप स्टिमुलेट कर रहे हो उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी मूवमेंट आसानी से हो सके। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपने क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन लेनी है, उनको स्टिमुलेट करना है और उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करना है, तो आप पेशेंट को किस पोजीशन के अंदर रखेंगे? एनी आइडिया? कोई मुझे बताना चाहेगा? हैंड रेज कीजिएगा, फिर मैं आपसे जो है वो पूछती हूँ। कोई मुझे बताओ कि हम, हैंड रेज कीजिएगा, वैसे मत बोलिएगा, कि क्वाड्रिसेप की अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन लेनी है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करना है, तो हमें क्या पोजीशन रखनी चाहिए पेशेंट की, लिम्ब की? जी मरियम बोलिए, बताइएगा। मैम हम उसको सिटिंग में करवाएंगे। ओके, एनीवन एल्स? निम्रा, निम्रा आप बताइएगा। मैम हम उसको सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्शन होगी वो हम उसको लाइंग पोजीशन में करवा सकते हैं। ओके, ताहिर आप बताइए। मैम साइड लाइन में करवाएंगे। साइड लाइन में, अच्छा। लाइबा आप बताइएगा। मैम लाइन में ही कराएंगे आई थिंक। ओके, किंजा, किंजा अशरफ। यस मैम लाइंग पोजीशन में कराएंगे। चलो, जो पॉइंट है ना इसमें समझने वाला वो ये है कि आपका पहले तो ये देखो कि आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है उसका फंक्शन क्या है, उसकी मूवमेंट क्या होती है। वो आपका एक्सटेंशन कराता है नी के ऊपर, ठीक है। हमने अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन लेनी है और उसकी मूवमेंट करानी है तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो किसी ऐसी पोजीशन के अंदर होना चाहिए जिसमें वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर हो, और जब हम उस पर स्टिमुलेशन दें तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो तो वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सके, एक्टिवली पेशेंट प्रोड्यूस करे, और साथ में आपको स्टिमुलेशन का जो है वो थोड़ा सा फैसिलिटेशन उससे मिल सके। तो हम कोई ऐसी पोजीशन बनाएंगे जिसमें वो स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन हो। हम वो लाइन में भी ले सकते हैं, ठीक है, हम उसको स्लाइटली फ्लेक्स करके हम उसको साइड लाइन में भी रख सकते हैं, हम उसको सिटिंग पोजीशन के अंदर भी रख सकते हैं। चीज हमने माइंड में सिर्फ ये रखनी है कि जो हमारी मूवमेंट रिक्वायर्ड है हम उसको अचीव कर सकें, ठीक है, ये बताने का मकसद था। बट उसके साथ साथ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के ऊपर फोकस करें, आप बाकी एज अ होल पेशेंट को भूल जाएं कि उसकी कंफर्ट भी कोई जरूरी है। अब आप कोई ऐसी पोजीशन बना लें, आप खड़े करके जो है वो पेशेंट को जो है वो ट्रीट करें स्लाइटली फ्लेक्स नी के साथ, तो पेशेंट थक जाएगा, राइट। तो पेशेंट की इटसेल्फ भी पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, और जो हमें मूवमेंट चाहिए वो भी हमने देखना है कि वो हमारे लिए सूटेबल हो। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, कि अब आपने इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो किस तरह से अप्लाई करना है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि स्किन हैज हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट एज सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ स्किन इज ड्राई एंड हैव फ्यू आयंस। ये अभी हमने चीज डिस्कस की है। सो इट शुड बी वॉश्ड विद सेलाइन। आपने इसको क्या करना है, एक तो हमने पहले पैड्स की बात की थी, इलेक्ट्रोड्स की बात की थी कि उसको हम 1% सेलाइन सोल्यूशन में डिप करके फिर अटैच करते हैं। दूसरा, आपने पेशेंट के स्किन को भी क्या करना है कि पहले उसको वॉश करें आप सेलाइन वाटर के साथ, ताकि जो आयंस हैं सेलाइन के, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो स्किन के ऊपर फिर अवेलेबल रहें और फिर आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सको, रेजिस्टेंस उसकी आपको कम से कम मिले। ब्रेक्स इन द स्किन शुड बी कवर्ड विद पेट्रोलियम जेली। अब देखो, स्किन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी स्किन जो है वो रफ है, आपने ये चीज बड़ी कॉमन देखी होगी कि सर्दियों में तो खास तौर पे हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो जाती है, तो वो अक्सर वो क्या होती है, जगह जगह से उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं। या इवन आपने अक्सर देखा होगा कि पाँव की जो हील्स हैं वो अक्सर लोगों की क्या होती है, वो फटी हुई होती है। नॉर्मल अगर ले टर्म में टर्म में बात करूं मैं, स्किन फटी हुई होती है। अब वो क्या है, उसी को इमेजिन कर लो कि अगर आपकी पेशेंट की स्किन जो है वो ब्रेक्स हैं, उसके अंदर फटी हुई स्किन है, रफ है। अब क्या होगा कि वो जो ब्रेक है ना, वो आपकी स्किन की उस पर्टिकुलर एरिया की रेजिस्टेंस को कम कर देगा। वो ब्रेक्स, कॉन्टिन्यूटी नहीं रही ना स्किन की लेयर की। अच्छा, अब क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस कम होगी तो वहां पे जो आपका करंट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वहां पे आपके क्या है, इंजरी का, वुंड का, बर्न का चांस जो है वो बढ़ जाएगा।
तो हमने उस चीज को अवॉइड करना है। उस चीज को फिर हम अवॉइड कैसे करते हैं, उसके लिए हम सादा सा सोल्यूशन है पेट्रोलियम जेली। और पेट्रोलियम जेली क्या चीज होती है, आम जिसको हम कॉमन जो यूज है उसके अंदर हम उसको वैसलीन जो है दैट इज पेट्रोलियम जेली। तो हम सिंपल सा इसका मेथड है कि आप स्किन को जो है वो उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली वैसलीन जो है वो आप लगा दें, और वैसलीन लगाने के बाद उसके ऊपर आप जो एब्जॉर्बेंट होती है कॉटन वो आप प्लेस करते हैं, ताकि वो जो पेट्रोलियम जेली है या जो वैसलीन आपने लगाई है वो आपके इलेक्ट्रोड को ना लगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड को लगेगी तो वो उसके ऊपर लग जाएगी, वो खराब हो जाएगा, तो उसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है। और उसको पेशेंट के जो कंसंट्रेशन है करंट की उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सिंपल आप वैसलीन जो है वो इसके सब ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक एक्टिव था और एक इनडिफरेंट था। इनडिफरेंट को हम यूज करते हैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए, उससे हमने स्टिमुलेशन नहीं लेनी। ठीक है, उसमें हम उसको कहाँ पे हमने प्लेस करना है, उसको प्लेस हम ऐसी जगह पे करते हैं, एक सूटेबल एरिया जो है वो हम लेते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली अगर आप उसको नर्व ट्रंक के ऊपर जो है वो अप्लाई करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आप नर्व ट्रंक के ऊपर जो है उसको अप्लाई कर देते हैं और उसको आप टाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपने बांध देना है ताकि वो हिले नहीं, वो अपनी जगह से नहीं हिले। इस चीज में जो है वो आपने ख्याल रखना है कि पेशेंट को वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कह लो कि डिसकंफर्टेबल जो है वो ना हो। ठीक, अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आपने एल्बो या फोर आर्म के ऊपर अगर आपने स्टिमुलेट करना है, एक्सटेंसिव साइड को अगर आपने स्टिमुलेट करना है मसल्स को, तो जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है वो हम जो एक्सटेंसर कॉमन ओरिजिन है मसल्स का, हम वहां पे जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये वो पॉइंट है जहां पे आपका ये जो मेन नर्व है ना, ये आपके एक्सटेंसर मसल्स के अंदर एंटर हो रही है। आपने वहां पे इसको अप्लाई कर दिया और इसको आपने टाई करके छोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, दूसरा इलेक्ट्रोड लेना है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक्टिव इलेक्ट्रोड को आपने फिर मोटर पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, वन बाय वन। ये पहले एक मोटर पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया, फिर दूसरे मोटर पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया, फिर वहां से उठाया, फिर तीसरे के ऊपर अप्लाई किया, और आपने उसकी कॉन्ट्रैक्शंस ली। मोटर पॉइंट हम उसको कहते हैं, वो एरिया होता है जहां पे आप कह लो कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो मैक्सिमम हमें फील होती है, और वो मैक्सिमम मतलब कह लो कि स्ट्रेंथ में भी, और अच्छी खासी जो है वो विजिबल भी होती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपको को वीडियो वगैरह भी आज दिखा दूं, तो वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हमें फील होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि आपने जो ये इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है ना, जो आप नर्व ट्रंक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आपने किसी ऐसी जगह पे रखना होता है, ये ख्याल करना है कि वो इलेक्ट्रोड किसी मोटर पॉइंट को जो है वो ना कवर कर ले। अदरवाइज वहां पे भी जो है ना वो पेशेंट की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगी और वो थोड़ा सा फिर डिसकंफर्टेबल जो है वो पेशेंट के लिए हो जाता है। तो आपने मोटर पॉइंट को जो है वो अवॉइड करना है, नर्व ट्रंक के ऊपर रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नी के केस में एग्जांपल दे रही हूँ इसकी, कि नी के केस में जब आपने पेरोनियल जो आपका ग्रुप है मसल्स का उसको जब आपने स्टिमुलेट करना होता है फैराडेक से, तो हम उसके लिए जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है वो हम लेटरल साइड ऑफ नी पे प्लेस करते हैं। बट अगर ये प्रॉपरली एरिया प्लेस ना हो, अगर आपने उसको जज नहीं किया और आपने उसको सही जगह पे प्लेस नहीं किया, तो वो आपके जो पेरोनियल मसल है ना उसके मोटर पॉइंट को कवर कर लेता है, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बहरहाल ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपने सिर्फ ऐसी जगह पे अप्लाई करना है इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड जहां पे आपको इट सेल्फ मसल की जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन ना मिले। आप नर्व ट्रंक के ऊपर जरूर जो है उसको प्लेस करें, लेकिन मसल की बेली और ओरिजिन और इस तरह की एरियाज जो है या जो मोटर पॉइंट है उसके ऊपर आप प्लेस नहीं करें। अब जैसे ये हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये आपका जो है वो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसके थ्रू आपकी कॉन्ट्रैक्शन आएगी। और ये आपका हैंड जो है वो फिलहाल फ्री है, फ्री टू मूव है, और इसमें जो है वो जब कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो आप एक्सटेंशन जो है वो रिस्ट की वो अच्छे से एक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं इसके वीडियो भी आपको दिखा दूंगी अभी एट द एंड।
अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ करंट की अगर बात करें, काफी सारी मैंने चीजें इसमें ऑलरेडी बता दी आपको। एक्टिव इलेक्ट्रोड ओवर द मोटर पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ करंट शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। अच्छा, अब फिर आपने ये क्या करना होता है, जब आपने सारी चीजें सेट कर ली, इलेक्ट्रोड प्लेस कर लिए, और उसके बाद जो है वो फिर आपने पेशेंट को ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। तो फिर आप करंट को जो है वो ऑन करेंगे, स्टिमुलेटर को ऑन करेंगे, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो पहले 0 पे होगी, और उसको आपने ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज करना होता है अप टू द मार्क, जहां तक आपको लगे कि अब जो है वो कॉन्ट्रैक्शन सेटिस्फैक्ट्री आ रही है, अच्छी है, स्ट्रेंथ में भी ज्यादा है, पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा प्रिकलिंग नहीं है, पेशेंट से आपने साथ साथ पूछते जाना होता है, और आपको भी लग रहा है कि ये अच्छी कॉन्ट्रैक्शन है और इसके साथ अब एक्टिव मूवमेंट हम अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां तक आपने इसको लेके जाना होता है। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले दिन आपने कितनी रखनी है, दूसरे दिन कितनी करनी है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और ये आपने एट द वेरी स्पॉट आपने उसको जज करना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और हमें उसको कितनी इंटेंसिटी देनी होगी। समटाइम्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट आ जाते हैं, वो बहुत माइल्ड सी भी जो है वो इंटेंसिटी होती है, उसको चीख पड़ते हैं कि जी बस बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो वो चीजें आपने जो है वो एट द वेरी स्पॉट क्या करना होता है, मैनेज करनी होती है। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड ऑन पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड। अगेन वही बात कि आपने कितने अरसे के लिए ये ट्रीटमेंट देना है, एक सेशन का कितना टाइम होगा, ये चीजें डिपेंड करती हैं पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती हैं, और ये आपने माइंड में रखना है कि इसको आपने अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने इसको क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत जल्दी चीजें समझ आ जाती हैं। बट अगर हम ये देखें कि एक चलें पहले हम मोटर पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा याद रखना कि ये मोटर पॉइंट्स आपने याद करने हैं। आपने इसको याद करने का अच्छा तरीका ये है कि पेपर पेंसिल लो और उसके ऊपर ये मोटर पॉइंट्स ड्रॉ करो, और ये आपको एग्जाम के अंदर भी आ सकते हैं, आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। आपको बताना होगा कि फलां मसल का मोटर पॉइंट किस जगह पे है, ये याद करने हैं आपने। अब और एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं कि ये आपकी जनाब एक्सटेंसर यानी पोस्टीरियर साइड है। अपर लिम्ब की अगर हम बात करें, उसमें अपर आर्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके पास डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर्स का ये कह लो कि ये सेंटर ऑलमोस्ट बनता है। मिडल फाइबर्स के लिए बिल्कुल आपका लैटरल बॉर्डर है। ट्राइसेप के लिए ये एरिया होगा एक्सिला के करीब करीब। बहुत ज्यादा जो है वो इसके अंदर हम ये नहीं होता कि एग्जैक्टली जो है वो 1 मिलीमीटर का भी फर्क ना हो, इतना थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जी ट्राइसेप के लॉन्ग हेड का आप मोटा पॉइंट बताएं, और वो आप जो है वो यहाँ पे एट द टॉप ऑफ शोल्डर बता रहे हो, तो वो एक बिल्कुल गलत चीज होगी। हाँ, अगर यहाँ से हट के थोड़ा सा इधर चला गया है या थोड़ा सा इधर मीडियल साइड पे चला गया, वो काबिल कबूल चीज है, वो एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट भी इतना इतना हो जाता है, चल जाता है इतनी चीजें। लेकिन आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए कि मोटर पॉइंट कहाँ पे है, किस मसल का। ये ट्राइसेप का जो है वो लैटरल हेड का है, ट्राइसेप के मीडियल हेड का ये इस जगह पे हम इसको अप्लाई करते हैं। देन आपकी ये पोस्टीरियर साइड है, उसमें आपका ये सुपिनेटर मसल के लिए है। यहाँ पे आप एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस के लिए, देन एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, और abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis, extensor pollicis brevis। देन आपके पास यहाँ पे ये एडक्टर पॉलिशिस है, और ये आपके इंट्रोशियाई मसल्स हैं जो कि आपके नकल्स के ऑलमोस्ट करीब करीब बनता है, कि वो नकल्स एरिया जो है उसके दरमियान में आपके पास ये 4 जो है वो इंट्रोशियाई मसल्स के मोटर पॉइंट्स होते हैं। और ये बड़े मजे की चीज है, एक दफा जब आपको ये याद हो जाए ना, तो ये बस ऐसे फिंगर टिप्स पे होते हैं। पेशेंट आया है एंड यू डोंट नीड कि आपके पास जो है वो फ्लेक्सेस बने हुए हों और आप उसको बुक से खोल के देख रहे हो, ये बस 2-4 पेशेंट करने की बात होती है, आपको ये चीजें खुद ही याद हो जाती हैं। तो और अच्छी बात है कि अगर आपने राइट नाउ अभी याद किए हो, मेमोराइज किए हो, तो अच्छी बात है, आपको बाद में आसानी रहेगी। ये आपका जो है वो अपर लिम्ब के लिए फ्लेक्सर साइड है उसकी, नहीं सॉरी, ये सेम ही है, एक्सटेंसिस के ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये है लोअर लिम्ब के। लोअर लिम्ब के अंदर जो है ये आपकी जो है वो इंटीरियर साइड है, और ये आपकी जो है वो पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। यहाँ पे आपका sartorius का है, टेंसर फेशियल आता है आपके लैटरल साइड पे, दरमियान में कह सकते हैं कि मिडल ऑफ थाई और सेंटर ही लाइन बनती है रेक्टस फेमोरिस के लिए।
वास्टस लेटरालिस है, वास्टस मीडियालिस है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मैंने कहा ना कि मोटर पॉइंट हम उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि जहाँ पे आपकी जो नर्व है वो मसल के अंदर एंटर हो रही होती है। नर्व ट्रंक तो वो चीज है ना जहाँ पे एक ट्रंक है और उसके बाद फिर आगे उसकी डिविजन होनी है और फिर उसने आगे ट्रैवल करना है नर्व ने। मोटर पॉइंट बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे वो नर्व आपके मसल के अंदर एंटर हो रही है। और इसको जो है वो नॉर्मली देखा जाता है कि ये अपर एंड मिडल 1/3 ऑफ जो आपका मसल का बेली होता है ना, अपर एंड मिडल 1/3, ये अराउंड अबाउट यहाँ करके आपका जो है ना वो मोटर पॉइंट लाई कर रहा होता है। अगर भूल जाए कि ये कहाँ पे हो सकता है तो आप उस पर्टिकुलर मसल की अनाटमी सोच लें और उसका अपर एंड मिडल 1/3 पार्ट जो है वो अगर आप सोच लें तो वहां करके कहीं आपका मोटर पॉइंट होगा। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ एक्सेप्शंस इस तरह से हैं, जैसे वास्टस मीडियालिस है, इसका जो मोटर पॉइंट है ना ये लोअर जो साइड है मसल की वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एवरेज कह लें या मोस्ट कॉमनली ये चीज जो है वो सामने आई हुई है कि आपका अपर एंड मिडल 1/3 पार्ट जो है मसल बेली का, टेंडन को छोड़ के मसल बेली का, वहां पे आपका मोटर पॉइंट प्रेजेंट होता है। देन आप वापस इधर आ जाएं लोअर लिम्ब के ऊपर। लोअर लिम्ब में जो आपकी लोअर लेग है, पेरोनियस लॉन्गिस, जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रही थी, इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड को हम यहाँ करके प्लेस करते हैं लैटरल साइड के ऊपर। तो अगर ये प्रॉपरली प्लेस ना हो तो ये देखें पेरोनियस लॉन्गिस का जो आपका मोटर पॉइंट है ये एग्जैक्टली उसके करीब फॉल कर रहा है ना, लाई कर रहा है, तो वहां भी ये उसको कवर कर लेगा, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, देन एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गिस है, आर्टिबियालिस इंटीरियर, पेरोनियस ब्रेविस, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ये बुक में आपकी सारी की सारी जो है वो बनी हुई है, इसको जरा अच्छे से जो है वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके गैस्ट्रोकेनीमियस के 2 हेड्स हैं और 2 जो है वो 2 मोटर पॉइंट्स होंगे, एक आपके मीडियल हेड के लिए और दूसरा आपका लैटरल हेड के लिए। देन आपके पास जो है वो सोलियस है, सोलियस के भी 2 आपके पास होंगे क्योंकि ये आपका डीप मसल है तो वो साइड्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से पोस्टीरियर साइड पे आपका ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस है। ठीक, ग्लूटियस मैक्सिमम है, बाइसेप्स फेमोरिस है, सेमीटेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस, ये आपके हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं। फिर बैक की अगर हम बात कर लें तो ये आपके जो है वो बैक के मसल्स हैं। ये 3 पॉइंट्स आपके ट्रेपीजियस के लिए, बल्कि ये अपर जो है फाइबर्स के लिए, ये मिडल फाइबर्स के लिए, ये आपका जो है वो रोम्बोइड्स के लिए आ जाएगा, ये फिर लोअर फाइबर्स के लिए आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि इंटरस्कैपुलर जो स्पेस है उसके अंदर ये तीनों जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इंफ्रास्पाइनेटस के लिए है, स्कैपुला का बॉर्डर बनता है लैटरल साइड पे। तीज मेजर और माइनर के लिए ये पॉइंट होगा। सेरेटस इंटीरियर है, ठीक है, लेटिस्मस डॉर्साई है। ये सारे पॉइंट्स हैं मोटर पॉइंट्स पोस्टीरियर ट्रंक के। ठीक है, इनको याद करने। ये फेस के हैं, बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा, जिसको लेमन टर्म में हम बोलते हैं लकवा। ठीक है, और लकवा क्या चीज होती है कि आपकी जो है वो फेस की डेविएशन आ जाती है, आंख नहीं बंद होती है, जो आपके एक साइड की नॉस्ट्रल्स हैं उनकी पैरालिसिस बन जाता है, आपका प्रॉपरली जो लिप्स हैं वो क्लोज नहीं होते, तो कुछ भी खाते पीते जो है वो ड्रिपिंग होती है, वाटर ड्रिपिंग होती है। यहाँ पे जो आपका नेजोलेबियल फोल्ड बनता है लिप्स और नोज का वो खत्म हो जाता है। तो नॉर्मली उसको जो लकवा की जो कंडीशंस मैं आपको बताई थी फीचर्स, उसके अंदर जो है वो हम फैराडिक तो खैर बाद में देंगे, जब स्टार्ट होती है ये आपकी फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी तो उसके अंदर फिर हम आईडीसी करंट देते हैं, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, आगे पढ़ेंगे क्या चीज होती है। तो मोर और लेस जो मोटर पॉइंट है ना, या एक दफा याद कर लें, वो सारी जगह पे यूज होंगे आपके साइनोसॉइडल में, गैल्वेनिक करंट में, आईडीसी के अंदर मोटर पॉइंट सेम ही रहेंगे, वो नहीं चेंज होते। तो आफ्टर दैट जब आपकी नर्व की इनोवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए तो फिर जब हमें फैराडे के ऊपर अगर हमें शिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए हम सेम यही मोटर पॉइंट्स जो है वो यूज करते हैं। फ्रंट के ऊपर जो है वो आपका फ्रंटालिस मसल है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये चीजें ऐसी हैं कि आपने एनाटॉमी में सारे मसल्स पढ़े हैं बट वो भूल भाल गए होंगे। बेतहाशा मसल्स होते हैं आपके फेस के, बहुत सारे मसल्स हैं छोटे छोटे से, तो वो याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होंगे
तो फिर आप मोटर पॉइंट्स जो है वो कैसे याद करोगे, वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। फ्रंटालिस है और सबसे ऊपर आपके पास कॉरुगेटर मसल है, आपके फ्राउनिंग वगैरह के लिए, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए है, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये आपकी आईज के ऊपर, ये बिल्कुल इसके बॉर्डर के ऊपर होता है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है, लिवेटर्स ऑफ, अब ये पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है, ये दो इसके पॉइंट्स हैं, ये नेजोलेबियल फोल्ड के लिए बेसिकली, ये आपकी नेजल साइड पर, ये आपके लिप्स की साइड पर। रिसोरियस है डिप्रेशन ऑफ लोअर लिप के लिए, यहाँ पे मैसेटर मसल है। अच्छा, इसके अलावा ये पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपका एक पॉइंट है मेन पॉइंट, जहाँ पे आपकी फेशियल नर्व जो है, जो उसका ट्रंक है, मेन ट्रंक, वो आपके फेस में जो है वो एंटर हो रहा होता है, और फिर वो आगे 3 ब्रांचेस जो है वो बनाता है, अपर, मिडल एंड लोअर ब्रांच, ठीक है। ये उसकी 3 डिविजन हो जाती हैं। अपर ब्रांच आपके फोरहेड और आंख को जो है वो सप्लाई कर रही होती है, जो मिडिल ब्रांच है वो आपकी जाइगोमेटिक एरिया को सप्लाई कर रही होती है, और जो लोअर है वो आपके ये जो मैसेटर मसल्स हैं और मैंडिबल एरिया है उसको सप्लाई करती है। अब अगर हम यहाँ नर्व ट्रंक के ऊपर जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड रखें ना, तो आपको ये इकट्ठे, ये सारे के सारे मसल्स के अंदर इकट्ठी जो है वो स्टिमुलेशन जो है वो फील होती है, इकट्ठे एक एट द सेम टाइम सारे मसल्स जो है वो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने ट्रंक के ऊपर अप्लाई किया। फिर अगर आपको अपर ब्रांच यानी फोरहेड और आई के मसल्स को इकट्ठा स्टिमुलेट करना है ग्रुप में, तो आप अपर ब्रांच को जो है वो मोटर पॉइंट यूज कर लो, मिडल को यूज कर सकते हैं ये, और फिर फर्दर अलग अलग 1 बाय 1 मसल को हम स्टिमुलेट करते हैं। मोटर पॉइंट्स ऑफ फेशियल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच है, जाइगोमेटिक ब्रांच है, जाइगोमेटिक को ही फर्दर हम एक और ब्रांच में भी डिवाइड कर लेते हैं, बकल ब्रांच, और फिर है मैंडिबुलर ब्रांच, और ये ब्रांचेस जो है वो फर्दर आगे किन किन मसल्स को सप्लाई करेंगे ये आपको याद होने चाहिए। ओके जी, लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ करंट। एप्लीकेशन ऑफ करंट में जो है वो ड्यूरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, कि ट्रीटमेंट लास्टिंग 20 to 30 मिनट्स इज सैटिस्फैक्टरी, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स नीड, पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, और आपका डिसीजन है कि आपने इसको किस तरह से मॉडिफाई करना है। इफ यू वांट टू मॉडिफाई, इफ यू थिंक के मॉडिफिकेशन जरूरी है, तो यू कैन गो फॉर इट, बट उसके लिए सॉलिड लॉजिक होनी चाहिए, रीजन होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्यों, क्या, कैसे, ठीक है। 90 कॉन्ट्रैक्शंस ऑन ईच मसल। अब क्या है कि हर मसल के ऊपर जो है ना वो 90 कॉन्ट्रैक्शंस हमें रिक्वायर्ड है, बट हम इसको ऐसे नहीं करते कि हम एक ही दफा में उसको जो है वो रखा और 90 कॉन्ट्रैक्शंस लेके उठेंगे, नहीं। हम इसको डिवाइड करते हैं इन 3 सेशंस, 3 कह लो कि सेट जो है वो बेसिकली ज्यादा अच्छा वर्ड है। हम क्या करते हैं कि एक हमने मोटर पॉइंट के ऊपर एक्टिव इलेक्ट्रोड रखा, इंटेंसिटी बढ़ाई, हमने सेट कर लिया कि ये पॉइंट इंटेंसिटी का ओके है, सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पे स्टिमुलेशन आ रही है, एंड देन हमने क्या किया कि वहां पे उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को गिनना शुरू किया। हम काउंट कर लेते हैं 30 कॉन्ट्रैक्शंस। 30 कॉन्ट्रैक्शंस जब एक मसल की आ गई, आपने एक्टिव उसकी कॉन्ट्रैक्शन साथ में ले ली, देन आप क्या करते हैं, इंटेंसिटी को आपने 0 किया, इलेक्ट्रोड उठाया और किसी और मसल के मोटर पॉइंट के ऊपर प्लेस किया, इंटेंसिटी बढ़ाई, देखी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, आपने अगेन वहां पे 30 ली कॉन्ट्रैक्शंस, फिर आपने इंटेंसिटी 0 की, उठा लिया, किसी और मसल के ऊपर रखा। देन आपने जब सारे के सारे मसल्स कवर कर लिए, तब आप क्या करेंगे, फिर फर्स्ट मसल से दोबारा शुरू करेंगे, अगेन 30 कॉन्ट्रैक्शंस उसकी ली, फिर कंप्लीट किया, देन आप अगेन आप करेंगे फर्स्ट मसल के ऊपर आ जाएंगे, अगेन उसकी 30 कॉन्ट्रैक्शंस लेंगे, तो 90 कॉन्ट्रैक्शंस आपको मसल की जो है वो आसानी से मिल जाएंगी। 20 to 30 contractions on each motor point, ठीक हो गया, and then process will be repeated in sets। तो ये हमारा जो है वो तरीकाकार होता है इसको अप्लाई करने का, इसको टेक्निक फैराडिक जो करंट है इसकी है। अच्छा जी, indifferent electrode should be soaked in before application to patient। इसका अभी आपको बताया कि 1% जो है वो सलाइन के अंदर जो है वो इसको हमें करना होता है, ठीक है। ये बार देख लेना, ये 2-3 जो है वो एमसीक्यूज हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई हुई तो बेटा बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ लूँ।
सर्जर क्या होता है? सर्जर बेटा मैंने आपको बताया कि आपकी जो है वो करंट की मॉडिफिकेशन किस तरह से कि आपने उसको ग्रेजुअली राइज करना है, सडनली राइज करना है, सडनली फॉल करना है, कितना उसके अंदर जो है वो रिलैक्सेशन का फेज आना है। बेसिकली हम इसको ये कहते हैं मॉडिफायर है कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो पीरियड है उसको मॉडिफाई करना। बस वो ऑटोमेटिक सर्जर्स हैं, वो उसको खुद ही से जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड आई थिंक समझ आ गया होगा, या मैं अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। प्रैक्टिकल्स करेंगे फ्राइडे करंट के, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, होपफुली जरूर करेंगे। चलेंगे, इसके अलावा कोई और चीज समझ में नहीं आई भी तो बेटा पूछ लीजिए। एक्टिव इलेक्ट्रोड कैन नॉट वर्क विदाउट इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, डेफिनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि देखो जब तक इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड नहीं प्लेस होगा आपका सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? सर्किट तो तभी कंप्लीट होगा ना कि एक तरफ एक्टिव इलेक्ट्रोड है, दरमियान में पेशेंट है, और फिर आपका जो है वो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है। दैट इज रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट अ सर्किट, अदरवाइज नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगी। ठीक है। सेकेंडली हमने जो है ना वो कुछ चीजें और भी प्रिकॉशंस की होती हैं, लाइक आपने जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो आपने लेयरिंग की है, लेयर्स जो है ना वो बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, उसके अंदर कोई क्रीजेस वगैरह ना आए। फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं ना बल ना आए कोई। अब अगर देखो लॉजिक पीछे यही है, जहां पे स्किन के ऊपर कोई ब्रेक होगा वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो आपको खराब कर देगी, वो कंसंट्रेशन जो है वो करंट की ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके जो इलेक्ट्रोड के जो लेंस की लेयर है उसमें किसी किस्म की कोई क्रीज वगैरह आ जाएगी, वो भी आपकी क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपकी करंट की जो है वो कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा देगा, और वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड मोटर पॉइंट पे हो तो क्या होगा, वो वहां पे फिर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आनी शुरू कर आ जाएगी, वहां पे स्टिमुलेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो पेशेंट से आपने ये भी पूछना होता है कि आइदर इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है वहां पे तो आपको किसी किस्म की स्टिमुलेशन नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको आपने जो है वो माइंड में रखना है, ये साथ साथ पूछते रहना है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि स्टिमुलेशन आ रही हो तो वो आप देख लें कि मोटर पॉइंट के ऊपर तो नहीं है, अदरवाइज समटाइम्स उसकी वायरिंग का भी कोई इशू हो सकता है, तो ये चीजें आपने जो है ना वो साथ के साथ चेक करनी होती है। फैराडे से बल्क इंक्रीज हो सकता है, इसकी वजह ये है कि साथ में क्या कह रही हैं आप, साथ में पेशेंट एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन खाली एक्टिव मूवमेंट से नहीं, अगर एक्टिव मूवमेंट में आप कोई रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा बेटा ये बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ या इंक्रीज इन बल्क उसी वक्त होगा जब आपकी एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में कोई ना कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आप फॉर एग्जांपल निम्रा छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, आप चाह रहे हो कि आपने क्लास में जो है वो इलेक्ट्रो के अंदर टॉप करना है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपका ए ग्रेड आए, ए प्लस आए और सबसे टॉप पे आप हो, नंबर 1 पे आप हो, लेकिन राइट नाउ जो आप जिस तरह से स्टडी कर रहे हो आपकी जो पोजीशन बनती है क्लास में वो कोई 5 है या 6 है। फॉर एग्जांपल अगर आप जितनी मेहनत इस टाइम पे कर रहे हो अगर उतनी ही करते रहोगे तो आप 5-6 के ऊपर ही रहोगे। अगर आपको 1 पे जाना है तो डेफिनेटली आपको क्या करने पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक्टिव मूवमेंट आपकी एग्जिस्टिंग मूवमेंट है, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका बल्क है वो वही है, आप उसको साल हर साल एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी स्टेज के ऊपर रहेंगे जब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं करेंगे। तो फैराडिक से आपका मसल बल्क इंक्रीज होता है, डेफिनेटली इंक्रीज होता है, बट ओनली इन दैट केस अगर आप जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल लोड जो है वो यूज करें, अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस जब आप एक्टिव मूवमेंट करेंगे तब आपका जाके बल्क इंक्रीज करेगा। In case of facial muscles, where shall we place zero electrode? ऑसिपिट लेवल के ऊपर, हम पीछे जो है वो गर्दन के पीछे रखते हैं ऑसिपिट पे, वहां पे अच्छा इसका इफेक्ट आता है। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, यही बेटा मैं बता रही हूँ कि अगर वो मोटर पॉइंट के ऊपर होगा तो वो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज आप उसको किसी ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहां पे उसकी स्टिमुलेशन नहीं आती, वो सिर्फ आपके
सर्किट को कंप्लीट करने की रीजन बनता है। अगर मोटर पॉइंट पे होगा तब जाके वो आपकी स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें तो मैं कोई वीडियो ढूंढ लूं ताकि मैं आपको जस्ट एक व्यू दे सकूं कि आखिर ये स्टिमुलेशन किस तरह की होती है।